दोस्तों नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की बहार है अभी, है ना। लगे रहिए एकदम तन मन धन से, एकदम बढ़िया से लगे रहिए पढ़ाई में, एकदम सक्सेस मिलेगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। आज का जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ज़बरदस्त है, इंडियन एक्सप्रेस भी और द हिंदू भी। तो प्लीज़ लिसन इट टिल लास्ट, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम इससे पॉइंट आउट करेंगे। और आज का पूरा शिफ्ट जो है ना, वो सेंटर स्टेट का जो फिस्कल रिलेशन किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नई सरकार के आने के बाद जो फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, उसके बाद से जो भी इवोल्यूशंस होने वाले हैं उसको लेके डिमांड हो रही है स्टेट की तरफ से, तो उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको 2-3 प्रीलिम्स के क्वेश्चन देंगे जो आपको यूट्यूब पे कमेंट करने हैं, और एक मेंस का भी क्वेश्चन देंगे आज जो आपको हमारे वेबसाइट पे लिख के अपलोड करना है, और वहाँ पे पीयर रिव्यू होता है। आप दूसरे का आंसर पढ़िए और दूसरे के आंसर को कमेंट करिए, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में देखिए, पहला एक कांग्रेस सरकार जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया जी, चलो दिल्ली का नारा देते हैं, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अभी देखिए, साउथ इंडियन स्टेट जितने हैं, सारे स्टेट्स जो हैं एक साथ लामबंद हो रहे हैं। जितने साउथ इंडियन स्टेट्स हैं ना, सब लामबंद हो रहे हैं फाइनेंशियल एट्रोसिटीज़ को काउंट करके। वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने पावर का इनॉर्मस इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज़ एन अंडरगोइंग डिस्पैरिटी इन एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स टू कर्नाटका, इनजस्टिस टू, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये ग्रांट्स टू कर्नाटका। तो इस बात पे सारे जो साउथ इंडियन स्टेट्स है एक साथ हो रहे हैं। तो क्या क्या डिस्पैरिटीज़ हो सकती हैं जो आपको समझनी चाहिए, जो आप आंसर में लिख सकते हैं, है ना, अपने शब्दों में करके, क्योंकि ये तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पॉइंट रखना है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में क्या चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी कि ड्रॉट रिलीफ के लिए कुछ भी नहीं मिला, डिस्पैरिटी इन टैक्स शेयर, है ना, तो 4.72% था, उससे घटा के 3.64% कर दिया गया। कोई एक प्रोजेक्ट है उसमें 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। फिर है कि जो स्पेशल ग्रांट है वो तो मिलना ही नहीं है। फिर कोलैबोरेटिव स्कीम्स में जो कट इन ग्रांट्स होता है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन अचानक से कम हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो सीएसएस स्कीम्स हैं, सीएसएस स्कीम्स में कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का लगता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स बनाने की भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास वो भी कम है। तो वो क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे एक लायबिलिटी बन के आ जाती है, ठीक है। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जल्दी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, लेकिन उनकी ऑब्लिगेशन है कि उनको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पे जो भी स्टेट्स हैं उनका बहुत तलखी रहती है, उनकी कुछ ही किसी न किसी इशू पे लेके विवाद बना रहता है, ठीक है। अब देखेंगे, कल उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमने देखा था, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 44 के अंदर आता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस बिल में क्या क्या है वो इस आर्टिकल में दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे यूसीसी ब्रिंग्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज टू 18 and 21 फॉर मुस्लिम वीमेन एंड मेन इन लाइन विद द हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। जो पर्सनल लॉज रहते थे उसको ओमिट करके ये एक नया स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है जो उन सब चीज़ों को रिप्लेस करेगा, उन सब चीज़ों की जगह लेगा। ये सब इसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस हैं। थोड़ा और 1-2 दिन का आने दीजिए, एनालिसिस वीडियो आएगा, एडिटोरियल आएगा, तब डिस्कस करेंगे। अभी फैक्ट डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक क्वेश्चन समझिए पक्का। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक मेंस का क्वेश्चन आया तो आपको इसके लिए कंटेंट भी अभी एनॉर्मस अवेलेबल है मार्केट में, तो आप अपने आंसर को कैसे बेटर बनाएंगे? तो आप अपने आंसर को, यहाँ जो आर्टिकल है ये पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पे है, ठीक है, कि कांग्रेस मेंबर्स ने क्या कहा, मुस्लिम लीग जो है वो यूसीसी के अगेंस्ट में क्यों थे और कांग्रेस सपोर्ट में क्यों थी, फिर BR अम्बेडकर साहब ने इसके बारे में क्या कहा है। तो यहाँ से कोट सीधा उठा के आप मेंशन कर सकते हैं यूसीसी के आंसर्स में, एंड दैट विल बी सुपर्ब, है ना। तो वो और उससे बहुत मार्क्स मिलेगा। आप याद रखना, बीपीएससी में आंसर जो लिखते हो, जो देखते हो ना, GS2 में 160 नंबर आ गया और GS1 में इस बार तो खैर कम आया है, 170 के करीब, बहुत कम को आया है। 140 से 160 के बीच में मार्क्स रिवॉल्व कर रहा है GS1 का। तो जिनका भी मार्क्स हायर साइड में है तो वो क्या एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, वो यही सब करते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट कोई भी पॉलिटी का सब्जेक्ट है, प्रीएम्बल के बारे में कुछ पूछा तो प्रीएम्बल के रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुए हैं उनके वो
कटिंग्स वो कोट्स पहले से नोट करके रखते हैं और उनको वहाँ कोट करते हैं। जैसे वहाँ कोट करेंगे तो उनको रेलिवेंसी मिल जाती है ना, किस तरह से स्टैच्यूटरी बैलेंस होता है, वही उनको स्टैच्यूटरी बैकिंग मिल जाती है चीज़ों को लेके, है ना, तो उनका आंसर बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 44 है वो अडॉप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, 23 नवंबर 1948 को, लेकिन उसके पीछे एक डिबेट हुआ था। उस डिबेट में मुस्लिम लीग जो है वो होल हार्टेडली यूसीसी को अगेंस्ट, यूसीसी के अगेंस्ट पुश कर रही थी, ठीक है। मुस्लिम लीग का ये कहना था कि स्टेट अगर सेकुलर है ना, और जिस तरह से हमारा सेकुलर कैरेक्टर है, तो स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर विद द लॉन्ग स्टैंडिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस एज इट कुड ब्रीड डिसकंटेंट एंड सबवर्ट हार्मोनी इन द कंट्री। ये एक पॉइंट हो जाता है कि यूसीसी को लागू क्यों नहीं करना चाहिए। दूसरा है, इफ़ सच ए बॉडी एज दिस इंटरफेयर्स विद द रिलीजियस राइट्स एंड प्रैक्टिसेस इट विल बी टेरेनियस, ठीक है, साहिब बहादुर जी कहते हैं। फिर तीसरा कोट आप इसमें देख सकते हैं कि पर्सनल लॉ ऑफ एनी कम्युनिटी विच हैज़ बीन गारंटीड बाय द स्टैट्यूट शैल not be changed except with the previous approval of the community ascertained in a manner as the union legislature may determine by law। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी ए है, कम्युनिटी बी है, अब इन कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी की राइट्स को एकदम से बाईपास करके हम एक नया तरह का लॉ लाएंगे सी, जो ए पे भी लागू होगा और बी पे भी लागू होगा। तो संविधान ऐसा कहता है, और बी आर अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी ये चीज़ को मेंशन किया था, हम आगे देखेंगे कि अगर आप ए और बी की चेंज करना चाहते हैं इनके तरीक़ों को, तो आपका इनका रिटन अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा कि हाँ दे अग्री टू दिस फैक्ट दैट दे कैन अडॉप्ट अ न्यू पर्सनल लॉ और समथिंग, ऐसा करके कुछ लेना पड़ेगा। तो ये मैकेनिज़्म कैसा होगा, इसका लेजिस्लेशन कैसे होगा, ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। तो ऐसे भी जो उत्तराखंड है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक अभी एक्सपेरिमेंटल लैब है, वहाँ जितनी सक्सेस होगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसी हिसाब से लाने के मूड में है। अगर तीसरा टर्म आ गया नरेंद्र मोदी जी का, तो ये मान के चलिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और यूसीसी तो एकदम कार्ड्स में है उनके। तो किस तरह से लागू करेंगे वो देखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये दोनों पे देखिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। आपको भी अपने कंटेंट में इन दोनों के लिए जितना आर्टिकल मिल सके, जितना ऑथेंटिकेटेड चीज़ मिल सके उतना लिखिए। जनरल बातें अब नहीं लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि डिस्कशन बहुत डीप चला गया है ना। तो सिंपल ऊपर से लिख के आप नहीं निकल सकते, थोड़ा डीप एनालिसिस करके चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये आर्टिकल जो है उसी डीप एनालिसिस का एक पार्ट है। अब बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म लॉज वेयर इन प्लेस फॉर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, सिर्फ पर्सनल लॉ को छोड़ के। तो पर्सनल लॉ पे क्यों लॉ नहीं लाया जाए, ठीक है। और वो ये भी एग्री करते थे कि अब चाहे यूसीसी को नाम से हम कहें कि लागू नहीं हुआ है, लेकिन लागू तो हर जगह हमने कर दिया सेकुलर रूप में, हर जगह हमने चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। सिर्फ एक पर्सनल लॉ ऐसा है जहाँ पे अभी भी थोड़ा सा रिलीजियस डोमिनेंस है। इस आर्टिकल की वर्डिंग्स पे लेकर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि स्टेट शैल एंडीवर to protect interests of the concerned communities are good, that wordings ensured that UCC could not be imposed on all citizens and could only be applied to those who make a declaration that they are prepared to be bound by the code, है ना। तो अम्बेडकर साहब ने ऐसा कहा था। दोनों चीज़, वो यूसीसी के सपोर्ट में थे, लेकिन वो दोनों चीज़ कहते हैं कि वही कम्युनिटी इस पे लागू भी होगी जो ये अंडरटेकिंग देते हैं कि नए सिस्टम को वो अडॉप्ट करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें, इसको जरूर पढ़िएगा, दोनों आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है और आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा। जो यूसीसी है मैरिज, इनहेरिटेंस, डिवोर्स के लिए किस तरह से एप्लीकेबल होगा, एक आध दिन में एडिटोरियल्स आएगा, बढ़िया एडिटोरियल आएगा, फिर हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी ज़्यादा ये करने का फैक्ट कम है अभी भी, तो ज़्यादा हम नहीं करेंगे अभी। अब देखिए, लोकसभा ने एग्ज़ाम मैल प्रैक्टिसेस को कम करने के लिए एक बिल पास कर दिया है, ठीक है। तो ये एक सरकार का बहुत अच्छा मूव है, एक ऐसी कम्युनिटी के लिए जो आने वाले टाइम पे भारत की इकोनॉमी को, जो बोलते हैं 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सक्षम होगी, वो आज की कम्युनिटी होगी जिसके लिए इन्होंने ये किया है। तो ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू एक्सटिंग्विश द डिसकंटेंट अमंग द यूथ पॉपुलेशन, और उसका ये एक पार्ट ये हो सकता है, ठीक है। चलो, ये देखिए इंपॉर्टेंट है कार्टी सेल थेरेपी। कार्टी सेल थेरेपी कहाँ यूज़ हुआ है, कैंसर ट्रीटमेंट में हुआ है। एक वीके गुप्ता साहब हैं, उनको कैंसर था तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो था उनका फेल हो गया, लेकिन
CAR-T सेल थेरेपी से वो ठीक हो गए। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि CAR-T सेल थेरेपी क्या होती है, कैसे वर्क करता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न। जैसे अभी साइंस में साइंस टेक हो गया है अभी BPSC में, तो उसी टेक में CAR-T सेल थेरेपी इज़ वन ऑफ देम। आप इसको थोड़ा डिटेल से पढ़िएगा, है ना, गूगल कर लीजिए, आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कंसिडर इट एज 5 स्टार, है ना, 5 स्टार टॉपिक है ये। कितना पैसा लगता था पहले, अब कितना कम लगने लगा, इससे क्या प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम का समाधान ईजिली मिल गया, डॉक्टर्स को किस हद तक अब नहीं जाना पड़ता है, शायद कीमोथेरेपी की दिशा में भी उसको रिड्यूस करने की दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है। तो देखिए, आप देख लीजिए कैसे CAR-T सेल थेरेपी को हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। वैसे हम लोग इसको कवर करेंगे अपने रेजोनेंस में। चलो, देखो डिटेल से डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है। 45 मिनट का टाइम मैं चाह रहा हूँ, 20 से 25 मिनट में तुम लोग को बता दूँ क्या पढ़ना है तुमको, फिर पढ़ लेना। अब एक क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स का बन सकता है कि डार्क वेब इज़ रिलेटेड टू, या डार्क वेब इज़ इन न्यूज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो आप उसमें साइबर सिक्योरिटी सही आंसर होगा उसका। साइबर रिलेटेड या जो भी हिडन चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ सकती हैं, लेकिन जैसे ड्रग्स की डीलिंग होती है वहाँ पे, और भी बहुत सारी डीलिंग्स होती हैं जो सामने मार्केट पे ओपन नहीं हो सकती हैं, तो उसको डार्क वेब कहते हैं, और ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, चलो अब देखेंगे आगे हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो एक वाटर एक्ट अमेंड करने के लिए राज्यसभा में बिल आया है। तो वाटर एक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कब पास हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट है। इससे रिलेटेड मैंने और भी कुछ सारे एक्ट्स प्रिपेयर करने को कहा था, जैसे इन्वायरमेंट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, है ना, पानी एक्ट, हवा एक्ट, जितना है सब प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अगला जो स्टॉप होने वाला है BPSC का इन्वायरमेंट पे ही होने वाला है। सारी स्टेट PSCs ऑलरेडी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर चुकी हैं, और जिस दिशा में हम लोग इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो एकदम श्योर है कि इन्वायरमेंट जो है अगला स्ट्राइकिंग पॉइंट रहेगा, ये मान के चलो। जिस तरह से लोग पॉलिटी इकोनॉमी को इग्नोर करके चल रहे थे, तो 69th में लग गया फिर उनका गच्चा, है ना। सिमिलरली इन्वायरमेंट को बिल्कुल एटलीस्ट इनके बेसिक्स को देखते चलो, जो न्यूज़ में है उसको देखते चलो, ठीक है, और बाकी तो हम लोग करा ही देते हैं अपने कोर्स में। अब एक PVTG कंसेप्ट है यहाँ पे, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। टोटल PVTGs कितने हैं, PVTGs की संख्या क्या है इंडिया में, ये आपको देखने की ज़रूरत है। ये कौन होते हैं और इनको PVTGs क्यों कहा जाता है, कितने हैं, कौन होते हैं, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है। रिसेंटली जो उड़ीसा और आंध्रा का जो SC/ST लिस्ट है उसको मॉडिफाई करने के लिए राज्यसभा ने बिल पास किया है। इसमें कुछ PVTGs को ऐसे PVTGs जो ST लिस्ट में नहीं हैं उनको ऐड करने की कवायद है, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला आर्टिकल हम देखेंगे वो कर्नाटका केरला किस तरह से सेंटर के फाइनेंशियल एट्रोसिटीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है कि सरकारें जो हैं स्टेट गवर्नमेंट पे काफ़ी ऑपरेसिव हो रही है, और ये टाइम है कि जब सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को एक लामबंदी करनी होगी सेंटर के अगेंस्ट में, तभी कुछ पॉसिबल है। क्योंकि जहाँ पे BJP की सरकार है वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, जहाँ पे अपोजिशन है, जहाँ पे दूसरी पार्टीज़ हैं, वही एक साथ आ सकती हैं। और साउथ इंडिया में भी देखें तो सब जगह तो वैसा ही हाल है। तो एक साथ आके सेंटर की जो पॉलिसी है, क्योंकि ये सब इतना इसलिए भी चल रहा है ना कि अभी 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, तो 16th फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन होगी, जो परसेंटेज होगी, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक वैलिड होगी, 2026 से 2031 तक। तो ये जो टर्म है, लंबा टर्म है ना, अभी 6-7 साल का टाइम है, तो इस टाइम में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है किसी भी स्टेट की इकोनॉमी में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को एक प्रेशराइज करना पड़ेगा, एक लॉबी बना के, वही काम ये लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। फैक्ट है, जो स्टेट के फैक्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना समझने के लिए, है ना। आपको प्रिंसिपल्स समझना है किसी भी आर्टिकल के पीछे, उसका फैक्ट उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है, क्योंकि ये फैक्ट जो है समय के साथ चेंज होगा। तो परीक्षा से नज़दीक जो फैक्ट आएगा वही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, बाकी उसके पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद अब देखते हैं इंडिया टू फेंस इंटायर बॉर्डर अलोंग द म्यांमार के साथ जो बॉर्डर कर रहा है इंडिया, और वीज़ा फ्री एक्सेस जो था उनका, उसको ख़त्म कर रहा है, उसके लिए आर्टिकल है। ये बस एक इंफॉर्मेशन है कि अभी इंडिया किसके साथ फेंसिंग कर रहा है, तो म्यांमार के साथ फेंसिंग कर रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें। हाँ, यहाँ पे लॉ इज़ नॉट एनफ, जो अभी एग्ज़ामिनेशन लीक जो होता है उसको कर्व करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल आया है, उससे रिलेटेड ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ये कहता है कि जो लेजिस्लेशन है
वो अभी जो डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ अफेयर है, जिसमें परीक्षा होती है, परीक्षा कंडक्ट होती है, लोग अपीयर होते हैं और बाद में कैंसिल हो जाता है। एक तो सिचुएशन होती है कि स्टूडेंट इतनी परेशानी से गए, परीक्षा दिए और कैंसिल हो गया, तो उनका तो एफर्ट चला गया उतने दिन का। दूसरी चीज़ ये भी होती है ना कि आप एक स्टूडेंट को हताश कर रहे हैं, कुछ सोचने को मजबूर नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उनको किसी चीज़ की एंडिंग नहीं दिख रही है। तो उसके लिए ये एक लगाम कसने की कवायद है, बहुत अच्छी कवायद है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, जिसको हम लोग प्रेज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये जो पेपर लीक का चीज़ है वो अभी तक देखें तो 40 इंस्टेंसेस आए हैं लास्ट 5 साल में 15 स्टेट्स में, और ये कुल मिला के 1.5 करोड़ एप्लीकेंट्स पे भारी पड़ रहा है और करीब 1 लाख जॉब को परेशान कर रहा है। तो अगर 1 लाख जॉब बनते हैं तो 1 लाख से समझिए इकोनॉमी में कितना ग्रोथ आएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये लीकेज है ये कंट्री की इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर का जो ये बिल है, ये चूँकि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो सेंटर गवर्नमेंट ये बिल ला के ये पुट ऑन नहीं करना चाहती स्टेट पे, बट ये एक मॉडल ड्राफ्ट है जो स्टेट को रास्ता बताएगी, ठीक है आप इसी तरह का अपने स्टेट में आप बिल लाइए, ठीक है। ये आर्टिकल इस पर भी फोकस करता है कि अभी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा है उसको अगर यूटिलाइज़ करना है, उसको अगर सही दिशा में लेके चलना है, तो ये ज़रूरी है कि हमको उनके लिए कुछ कुछ सोचने पड़ेंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक बार इस तरह की चीज़ें कर्व हो गई तो बहुत फ़ायदा होने वाला है लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। कहते हैं कि 2008 और 2013 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ये जो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। पेंडेमिक में जो सिचुएशन क्रिएट हुई, किस तरह से जॉब लॉसेस हुई, तो लोगों को सरकारी नौकरी ही एक ऐसा दायरा लग रहा है जहाँ पे एटलीस्ट जॉब लॉसेस तो नहीं होंगे, ठीक है काम करवा लो जितना करवाना है ना। तो वही जो डिमांड सप्लाई गैप होती है, कहीं भी देखिए अगर डिमांड बढ़ा सप्लाई कम हुआ तो क्या होगा, वहीं पे इन्फ्लेशन आता है। सिमिलरली यहाँ पे है, जैसे ही गवर्नमेंट जॉब की डिमांड बढ़ी सीट कम होती गई, तो क्या है जो माफिया है वो माफिया वहाँ पे फर्टाइल ग्राउंड मिल गया उनको एग्ज़ाम फिक्सर के लिए, ठीक है। तो यही सब डिबेट में था और इसको बिल लाया गया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सी राजा मोहन का आर्टिकल है पाकिस्तान इलेक्शन को लेके, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बट सी राजा मोहन का आर्टिकल अगर आपको इंटरनेशनल अफेयर और PSIR ऑप्शनल है तो एक बार ज़रूर पढ़िए इसको, बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। पॉलिसी मस्ट एड्रेस ग्रोथ गैप, इसको ज़रूर पढ़िए आर्टिकल को, इसलिए आर्टिकल को पढ़िए, काफ़ी डिटेल्ड है ये, ठीक है। बहुत चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी। आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ निकालनी है आपको, उन टर्मिनोलॉजीज़ को आपको अपने इकोनॉमी का जो आपका बेसिक बुक होगा, सब्जेक्ट होगा, उसमें सर्च करना है ना, और वहाँ से उसकी डेफिनेशन को पढ़ना है, क्योंकि यही डेफिनेशन अंतिम में चल के आपका क्वेश्चन बनने वाला है, बोथ इन प्रीलिम्स एंड बोथ इन मेंस, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस में शायद आज हाँ एक कुछ दिखा था, गवर्नमेंट टू लीज आउट अराउंड 1 मिलियन टन ऑफ स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व कैपेसिटी। आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्रूड ऑयल रिजर्वायर कैपेसिटी होता क्या है, ये कैपेसिटी है कहाँ पे, कितनी कैपेसिटी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और अभी क्या हुआ है, ठीक है। इतनी बातें आपको इसके लिए जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे करेंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है, उसको भी कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करता है, तो इसके बारे में समझना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब हम लोग द हिंदू को देखते हैं। द हिंदू में भी ये आर्टिकल काफ़ी प्रोमिनेंट है। आज ये फर्स्ट पेज पे एक्चुअली जो कर्नाटका में है, कल सेम पेज कर्नाटका में डाला गया था, थोड़ा चेंज करके कन्नड़ा लैंग्वेज में, आज यहाँ पे डाला गया है इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें हाँ, तमिलनाडु बैक्स केरला सूट इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेंटर्स मूव टू स्टीफल स्टेट्स। वही जो सेंटर का स्टेट को परेशान करने की जो नीति है, तमिलनाडु ने केरला का जो सूट चल रहा है, अभी कल हमने इस पर डिस्कस भी किया था, उसको तमिलनाडु सरकार भी आगे बढ़ के बोल रही है कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है, हम आपके साथ हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट, आपको एक चीज़ कमेंट करना है अभी कि सुप्रीम कोर्ट अपने कौन से जुरिस्डिक्शन के अंदर जो सेंटर और स्टेट की कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करती है, या फिर स्टेट और स्टेट की कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करती है, या फिर इस केस में देखें तो मोर देन वन स्टेट एंड सेंटर, इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट कौन से जुरिस्डिक्शन के अंदर सॉल्व करती है। मतलब कि
ओरिजिनल है या एपलेट है या एडवाइजरी है या कौन से टाइप का जुरिस्डिक्शन है, वो जुरिस्डिक्शन का नाम लिखना है आपको। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ आज का प्रीलिम्स का, ठीक है। सॉरी। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि केरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली अनहेल्दी स्टेट्स इन द कंट्री। सेंटर ने ये दलील दी है। अब सेंटर ने ये दलील क्यों दी है, इसके पीछे रीज़न देखिए। हमको इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जब भी आपको फाइनेंशियल प्रूडेंस या फिजिकल प्रूडेंस की बात करनी हो, ठीक है, फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करनी हो, स्टेट गवर्नमेंट को किस तरह से अपने फाइनेंशियल्स को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे ये चीज़ें लिख सकते हैं कि अभी चल क्या रहा है, क्यों उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो डिग्रेड हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कि लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल फॉर दिस पुअर फिजिकल कंडीशन और फिजिकल डेफिसिट हैज़ बीन डायग्नोज्ड विथ सेवरल क्रैक्स। अब क्या क्रैक हुआ है उसमें, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इट्स पब्लिक फाइनेंशियल, स्टेट इंडल्ज इन रेकलेस बोरोइंग टू फाइनेंस अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर एंड पुअरली टारगेटेड सब्सिडीज। ये दिक्कत होता है स्टेट गवर्नमेंट में। दूसरा दिक्कत ये भी होता है कि जैसे हाई बोरोइंग होगा तो वो क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट फंड कम मिलेगा, वेलफेयर फंड कम मिलेगा, जो एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल एंड लॉस ऑफ स्टेट इनकम है ना, तो ओवरऑल जो स्टेट इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये दोनों इश्यूज़ जो हैं वो होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिएट क्यों होती हैं। जैसे पंजाब की भी बात हो रही है कि पंजाब में भी बहुत डिप्लीटिंग फाइनेंशियल सिचुएशन है, इसी तरह से और भी बाकी सारी स्टेट्स हैं वहाँ भी ये सिचुएशन, ये हालात होते क्यों हैं, तो ये सब जिम्मेदार हैं उसके लिए, ठीक है। इस आर्टिकल का देखने का यही मेन मोटिव था अपना। यूनियन गवर्नमेंट्स रीन्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स। अब देखिए 16th फाइनेंस कमीशन आने वाला है। इस 16th फाइनेंस कमीशन को आने के पहले उनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी, उनको रेफरेंसेस चला गया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अब उनकी जो रिकमेंडेशंस होगी उन रेफरेंसेस पे, वो कंसल्टेशंस पे होंगी। कंसल्टेशंस तो ऑफिशियल तौर पे होंगी, लेकिन उन पर प्रेशराइज करना, लॉबी करना, ये भी तो स्टेट का काम है, तभी तो अपने लिए अच्छा डील बार्गेन कर सकते हैं, है ना। तो उसी में ये तो चीज़ चल रहा है कि अभी यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट को कितना फाइनेंशियल ट्रांसफ़र करना चाहिए था, अभी तक क्या हो रहा था, है ना। क्या अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एंटी फिस्कल फेडरल पॉलिसीज़ अपना रही हैं। अगर एंटी फेडरल फिस्कल पॉलिसीज़ अपना रही हैं तो इसका अभी उसका चारा क्या है, क्या किया जा सकता है, उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, वो सब इस आर्टिकल में दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और बहुत ज़बरदस्त है। और लास्ट में जो इन्होंने क्लोज अप कोई किया है ना, थोड़ा ये क्या है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, है ना। इस आर्टिकल में ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और लास्ट में उन्होंने काफ़ी हार्ड हिटिंग एक कंक्लूजन दिया है जो आपको यूज़ नहीं करना है कहीं भी, है ना। आपको एकदम सॉफ्ट रहना है, आपको एकदम बैलेंस्ड रहना है। लेकिन ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर पढ़िए और इससे जो चीज़ें निकल के आती हैं उसको नोट करिए, है ना, बहुत हेल्प करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सीवियर इरोजन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, देखिए फिर से वही चीज़, है ना। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशंस आपको पढ़ना है। लक्ष्मीकांत में फिर से कल मैंने बोला था पढ़ने, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, आज ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक सिनॉप्सिस मैं कल लेके आऊँगा वीडियो में, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, मैं लास्ट वीक ही आपसे प्रॉमिस किया था, इस बार मैं लेके आता हूँ कल सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो फाइनेंशियल रिलेशंस है वो किस तरह से क्या क्या होता है, कौन कौन डिविजन्स में है, अभी क्या चल रहा है, थोड़ा एक सिनॉप्सिस उसको देख लेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा आर्टिकल है। ये भी जो है वो सेंटर के अगेंस्ट में है, सेंटर के अगेंस्ट में है, स्टेट के सपोर्ट में है और क्या चल रहा है उससे रिलेटेड है, तो ये आप देख लेंगे, है ना। बोरोइंग रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम बहुत थोप रहे हैं, तो ये सब इन्होंने बताया है इसमें। अब चलिए, मालदीव्स ने एक्सेलरेट किया है कि इंडिया पे डिपेंडेंस कम की जाए, कर लो, क्या ही बिगड़ेगा हमारा। अब देखिए, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को समझने का चीज़ है, तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि डीलिमिटेशन होता क्या है ना। डीलिमिटेशन होता क्या है, तो डीलिमिटेशन एक एक्सरसाइज है जिसमें सीट्स और बाउंड्रीज फिक्स की जाती हैं लोकसभा और विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं उनकी। इसके साथ साथ कितनी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशंस होंगी इन स्टेट्स में, वो भी डिटर्मिनेशन डिलिमिटेशन से ही किया जाता है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कहाँ है, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 जो है वो कहता है कि नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी रीएडजस्टेड आफ्टर ईच सेंसस। हर एक सेंसस के बाद जो है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को
रीएडजस्ट किया जाएगा आफ्टर ईच सेंसस। लेकिन 1971 में एक लॉ लाया गया था, है ना, एक कानून पारित किया गया था कि सन 2000 तक हम किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये क्यों कहा गया था? ये इसलिए कहा गया था कि देखिए उस समय पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना 61 से 71 के टाइम का जो था वो पीक पे था, टॉप था, है ना। इस वजह से क्या हुआ कि सरकार ये सोचने को मजबूर हो गई कि हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करें, है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हथियार था। फिर उस समय तक कास्ट पॉलिटिक्स उतना उभर के नहीं आया था, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया कि आपको इंसेंटिव मिलेगा अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। तो इस दिशा में अगर हम देखें तो साउथ इंडियन स्टेट्स में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन स्टेट्स लाइक बिहार, स्टेट्स लाइक यूपी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, इनका पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कम नहीं हुआ। अभी भी फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, साउथ इंडियन स्टेट में पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई तो इनको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ज़्यादा मिलेगी। साउथ इंडियन स्टेट्स जो है इन्होंने काफ़ी एक्शन लिया पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। अब जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा तो उनको तो सीट कम मिलेगी उस हिसाब से। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट नहीं होगा अगर जो 2026 में अगर किया जाता है डिलिमिटेशन, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेवेसिटी ऑफ जस्टिस हो जाएगा, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको आप पिनलाइज कर रहे हैं। तो इसमें इस आर्टिकल में एक स्क्यू सिनारियो की बात हो रही है कि कैसे स्क्यू सिनारियो बनेगा कि एक स्टेट जो इनिशिएटिव ले रहा है पॉपुलेशन कर्व करने के लिए, आप उसी को पिनलाइज कर रहे हैं, है ना। तो ये आर्टिकल उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या किया जा सकता है, व्हाट कुड बी डन, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देते हैं कि व्हाट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन आउट ऑफ इट, किस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं कि आप लोकसभा की बढ़ाने की बात होती है, आप उसको मत बढ़ाइए, है ना। विधानसभा की जो मेंबरशिप है सिर्फ उसको बढ़ाइए, राज्यसभा की जो मेंबरशिप है उसको ही मत बढ़ाइए। तो कहीं भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ेगा, कहीं भी उनके मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ेगा, कोई भी स्टेट बुरा नहीं फील करेंगे। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा कि जो स्टेट्स हैं, चूँकि स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ी है तो उनका रीएडजस्टमेंट अगर हो जाएगा तो स्टेट में ही चीज़ें रह रही हैं ना, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ही उतना पॉपुलेशन हुआ है। तो वहाँ पर आप कंस्टिट्यूएंसी को रीडिज़ाइन कर दीजिए, फिर से बना दीजिए और लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसा कहना है राइटर का इस आर्टिकल के द्वारा। ठीक है, ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ये भी अच्छा है। इसी से रिलेटेड मैंने एक मेंस का क्वेश्चन बनाया है जो इस वीडियो के अपलोड होने के 15 मिनट के अंदर वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। ये मेंस क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, एक्सप्लेन इट विद द रेलिवेंट constitutional provisions, why was it freezed after 1971 census, and also discuss the implication of it on the state's equity over resources, है ना। ये क्वेश्चन है आपका, ज़रूर इस पे आंसर लिखिएगा, है ना। आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि सिर्फ पीटी और मेंस क्वालिफाई करने से भी नहीं होगा। अगर अच्छा रैंक चाहिए तो ये ज़रूरी है। अभी 5-5 नंबर मैटर कर रहा है ना, और स्टूडेंट बहुत पढ़ रहे हैं, मान के चलो कि दे आर स्टडिंग टू हार्ड। अब उसको कोप करने के लिए तुमको भी हार्ड होना पड़ेगा, और जिस तरह के स्टूडेंट्स की क्वालिटी अभी बढ़ रही है ना, मान के चलो कि इट्स गोइंग टू बी महाभारत इन 70th BPSC। ठीक है, चलो इसके बाद इसमें कोई वैसा आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट है कि जो भी सबकास्ट्स हैं उनको ओमिट किया जाना चाहिए, क्यों इनका एक अच्छा दलील था कि वंस ए पर्सन गेट्स इनटू IPS या IAS तो उनके चिल्ड्रन अभी किसी डिसएडवांटेजेस सिचुएशन से सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन उनको फिर से रिजर्वेशन मिलता है जनरेशन्स तक। ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो ये जो उनको रिजर्वेशन मिलता है इवन आफ्टर कमिंग टू एफ्लुएंट कैटेगरी, तो ये पार्लियामेंट को डिसाइड करना चाहिए कि वेदर द सब कास्ट दैट हैज़ गॉट एनफ एफ्लुएंस कुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजर्वेशन लिस्ट, है ना। ये तो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के नाम पे इसको चिपका सकते हैं अपने आंसर्स में। जहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स की बात होती है या कास्ट सेंसस की भी बात हो रही है तो उसके अगेंस्ट में इस बात को लिख सकते हैं कि आप, या उसके सपोर्ट में लिख सकते हैं कास्ट सेंसस के, कि उससे हमको पता चलेगा कि कौन सा कास्ट को कितना एफ्लुएंसी है, उस बेसिस पे हम एक्सक्लूजन वाला टर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आईमैक और गाज़ा इसराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है आपको समझ में आना चाहिए। आईमैक क्या है, मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था इसको पिछले कुछ वीडियोस में, आप इसको देखेंगे। और गाज़ा वार जो है किस तरह से आईमैक को डिले करना चाह रही है, एक तरह से एक डिले टैक्टिक है अरेबियन स्टेट्स की, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन,
आपको कमेंट जो करना है। एक क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है आपको, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको पता होगा। आपको ये कमेंट करना है कि अगर ये इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा, अगर ये डिक्रीज़ होता है तो क्या होगा। टैक्स टू जीडीपी रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमी में। अगर टैक्स टू जीडीपी इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा, अगर टैक्स टू जीडीपी डिक्रीज़ होता है तो क्या होगा। आप गूगल करिएगा, आपको आंसर मिलेगा। प्लीज़ कमेंट, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप कितना इन्वॉल्व हैं। ये वीडियो सिर्फ गाइडेंस के लिए था। दिस वाज नॉट फॉर टीचिंग यू द न्यूज़पेपर पढ़ाने चले तो 4 घंटा से कम नहीं लगेगा, है ना। एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते चले तो बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या रिलेवेंट है वो समझना ज़रूरी है। तो आज फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोज़ देख लिया कीजिए। और आपके सपोर्ट के लिए ही है वीडियो। व्यूज़ तो यार कितने 800 से 1000 होते हैं, हमारा क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। बट एक इंसेंटिव देता है हमको कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं एटलीस्ट न्यूज़पेपर तो पढ़ना ढंग से सीखें, है ना। जो न्यूज़पेपर के अच्छे आर्टिकल्स हैं उनको तो जॉट डाउन करेंगे। तो आप मेंस का आंसर पोस्ट करिए और आज के ये 2 क्वेश्चन करिए। और हमारा जो सहचर चैनल है उस पर MCQ भी ला रहे हैं उनके लिए, तो जिनको चाहिए था कि फिर है ना सप्लाई डिमांड की बात होती है दोस्त, है ना। डिमांड लोग कर रहे हैं कि डेली MCQ लाओ करंट अफेयर का, और हम अडिग हैं इस बात पे कि भाई हम MCQ नहीं कराएंगे, तो वो भी थोड़ा एक है ना अनपैरेलल अप्रोच हो जाता है। तो उसके लिए हमने MCQ भी लाना शुरू किया है सर्चर पे। आप वहाँ जाइएगा तो आपको डेली MCQ मिलेगा करंट अफेयर्स का, और काफ़ी रेलिवेंट रहता है, उसके साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको बताया जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।